नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में स्कूलों का विलय होगा। 10वीं 12वीं के स्कूलों का आधुनिक बनाने पर विलय होगा। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय करने के बाद अब उत्तराखंड में भी 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाने के नाम पर मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों को मर्ज या फिर बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने को लेकर क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विभाग ने प्रदेश के 1520 से ज्यादा स्कूलों को क्लस्टर सिस्टम के तहत 559 स्कूलों में तब्दील करने का प्लान शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यूपी सरकार ऐसे 5000 प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, जहां पर छात्रों की संख्या 50 से काफी कम है। हालांकि इस मामले पर यूपी में जमकर बवाल भी हो रहा है और मामला यूपी हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं अब उत्तराखंड सरकार भी यूपी के रास्ते पर चलते हुए अपने राज्य में स्कूलों की मर्ज करने पर विचार कर रही है। हालांकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग इसे क्लस्टर सिस्टम का नाम दे रहा है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के करीब 2295 स्कूल है, जिसमें 1520 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें क्लस्टर सिस्टम के तहत मर्ज करते हुए 559 स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। देखिए, हम एक भी स्कूल मर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर एक बच्चा भी कहीं स्कूल में होगा तो स्कूल मर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लगभग 550 क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और लगभग 225 PM3 स्कूल बना रहे हैं। क्लस्टर स्कूल का उद्देश्य है सरकार का कि वहाँ हॉस्टल दिया जाए, वहाँ बच्चों के लिए 100 रुपये पर डे आने जाने का दिया जाए और बहुत अच्छे स्कूल हम वहाँ बना रहे हैं ताकि हम अपने प्रदेश में अच्छे स्कूल दे सकें, ताकि बच्चे जो है जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं हमारे सरकारी स्कूल में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड में स्कूलों का विलय हो रहा है। 10वीं 12वीं के स्कूलों का आधुनिक बनाने के नाम पर विलय किया जा रहा है, तो सरकार की क्या योजना है इस पर? देखिए, मैं बात करूं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहाड़ी इलाकों में छात्रों की बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रत्येक टीचर 4 हैं और छात्र 2 हैं। तो इसको लेकर जो है सरकार काफी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चा बढ़ रहा है सरकार का। तो काफी जगहों में स्कूलों का विलय हो रहा है। जैसे 4 स्कूल हैं और 4 स्कूलों की छात्रों की संख्या लगभग 150 या 200 हो रही है। तो उसको लेकर जो है सभी स्कूलों को मिला के एक स्कूल किया जा रहा है। और जो है, लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें छात्र कम हैं, लेकिन दूर हैं, वो दुर्गम एरिया में हैं। तो फिर वहां पे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गांव वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो सुबह कैसे जाएंगे और उतनी दूर कैसे आएंगे। तो ये बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सतीश। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। उत्तराखंड में सामने आए LUCC चिटफंड घोटाले के मामले में उत्तराखंड के 4 सांसद, हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टेहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले LUCC प्रमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जा सके। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को उनके कृत्य की सजा जरूर मिलेगी। यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस मामले की CBI जांच कराने की अनुमति दे चुके हैं। सरकार की LUCC के प्रमोटर्स के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश को बीजेपी ने सही कदम बताया है और इसका समर्थन भी किया है। बीजेपी की ज्योति प्रसाद गैरोला ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और साफ कहा कि इस तरह से जनता के पैसों को लूटने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और सरकार इन पर सख्त जांच करा रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की भोली भाली जनता का पैसा डकारने वाले लोग, उस पर तिरछी निगाह रखने वाले लोगों पर अवश्य रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सबक मिलना चाहिए
यहाँ से देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को अगर आप गलत तरीके से उनका पैसा लूट कर ले जा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप कानून के शिकंजे में आएंगे, और यह काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। होंगे एक सीबीआई भरोसेमंद एजेंसी है और लोगों को लगता है कि अब हमारे साथ न्याय हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सीएम धामी ने एलयूसीसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है, क्या लगता है सीबीआई जांच होगी? और अमित शाह ने भी कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बात करूं, एलयूसीसी का मामला है और वो बहुत पुराना मामला है, काफी दिनों से बड़ी दिक्कत पड़ रही है और इस मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात है, फ्रॉड कंपनी, यहाँ पे सरकार को भी लोगों ने कटघरे में खड़ा करा है, क्योंकि इस मामले में जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से ये मामला उत्तराखंड में चर्चाओं में है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो है मामला लोगों से, गरीब पीड़ितों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि गरीब लोग, वो लोग जिन लोगों ने अपने मजदूरी करके अपने एक एक रुपए की पाई जोड़ करके काम किया था, इकट्ठा पैसा किया था, और ये लोग सारा फ्रॉडगिरी करके विदेश भाग चुके हैं। और अभी जो है हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, टिहरी सांसद मालारचन शाह और ये गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह से बात करी इन्होंने कि जो एलयूसीसी का मामला है, ये पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जन्म दिया इसने, और उन लोगों का पैसा ठगा जो 2-2 रुपए करके इकट्ठा करते हैं। काफी महिला ही जुड़ी हुई थी इस एलयूसीसी के में, और ये एक फ्रॉड कंपनी। कुछ दिन पहले जो है उन महिलाओं ने ये धन सिंह रावत से भी बात करी थी, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, उनसे भी बात करी थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। धन सिंह ने भी कहा कि ये मामला केंद्र का है, इस मामले में मैं जितना हो सके मैं कर रहा हूं। लेकिन अब जो है अमित शाह को मिले, और अमित शाह को मिलने के बाद ये हुआ कि जो फ्रॉड करके विदेश भागे हैं उनको पकड़ के लाने की बात करी। अब देखते हैं कितना ये कारगर साबित होता है, कोशिश तो लगातार हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर उत्तराखंड इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें, राज्य में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क हो गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में यदि कोई धर्मांतरण की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड एक शांत और धार्मिक राज्य है, जहां इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और यदि कोई या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। गतिविधियां विगत कुछ वर्षों से चल रही हैं, वो हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाया है। अब जहां भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनका नियमानुसार, कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के संज्ञान में कहीं है तो उनको इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कानून बना हुआ है, कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, और जनता के बीच काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। और कहीं पर कोई शिकायत है और उस शिकायत के विरुद्ध सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तब तो बात कुछ कही जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से मामला उत्तर प्रदेश में जो मामला आया और उसके तार यहाँ पर भी कि एक धर्म का व्यक्ति जो है वो पैसे देकर जबरन जो है वो धर्मांतरण करवा रहा है, उससे जुड़े हुए तार उत्तराखंड में, खासतौर पर देहरादून में जो है यहाँ पर भी सामने आए, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। वैसे ही यहाँ पे उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है,
जो सीधे तौर पर कहता है कि धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा। अगर कोई जबरन पकड़ाया जाता तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में अगर कहा जाए कि इस तरह की घटना सामने आती है जिसमें एक महिला और एक पुरुष दोनों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद सवाल बहुत ज्यादा उठने लगे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई की जाएगी। यूसीसी भी आ चुका है कि बिल्कुल भी धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार जो है वो कदम आगे बढ़ाएगी। जी बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल ये जानकारी देने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होना है। बता दें मतदान से पूर्व प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। क्षेत्र पंचायत पवाई सीट से प्रमोद नेगी ने भी प्रचार अभियान को गति देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानती है और जनता ने ही उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है कि वह उन्हें क्षेत्र की आवाज बनने के लिए सदन तक भेजेगी। वहीं इस सीट से दावेदारी कर रहे आनंद नेगी ने कहा कि वे लंबे समय से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कई युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली की चकाचौंध छोड़कर गाँव में ही रहकर सामाजिक कार्य करना चुना ताकि युवाओं और ग्रामीणों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुलझाया जा सके। आनंद नेगी ने कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ है और आगामी 28 जुलाई को मतदान के माध्यम से जनता उन्हें सदन में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर देगी। उधम सिंह नगर का कुरैया वार्ड नंबर 14 जिला पंचायत सदस्य चुनाव में इस बार सियासी चर्चाओं में बढ़ गया है। बता दें केंद्र बन गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने विकास कार्य और प्रधानमंत्री की योजनाओं को मुद्दा बनाते हुए प्रचार तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर संपर्क साध रही है। भाजपा प्रत्याशी कोमल चौधरी का कहना है कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 सालों में विकास कार्य कराने में नाकाम रही। इस वार्ड में मतदान 28 जुलाई को होगा और नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बढ़ती सियासी गर्मी और जनता की सक्रियता से कुरैया वार्ड का चुनावी माहौल अब पूरी तरह चुनावी अखाड़े में बदल गया है। क्षेत्र में वार्ड नंबर जो 14 है, कोमल चौधरी जी जो हमारी प्रत्याशी हैं भाजपा समर्थित, बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का उत्साह गजब का उत्साह मिल रहा है। जहां जहां हम लोग जा रहे हैं बड़े उत्साह से सब कह रहे हैं कि हम तो भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी कोमल जी को ही देंगे, क्योंकि आप उनकी स्पीड देख सकते हैं कि इतना उत्साह है उनमें। अभी उनको जब से प्रत्याशी बनाया गया है वो सबसे मिलना चाह रही है, हर घर में जाना चाह रही है, सबकी समस्याओं को सुन रही हैं और साथ में उनको विश्वास भी दिला रही हैं आम जनमानस को कि निश्चित रूप से जीतने के बाद दोबारा वो आएंगी और उनके जो कार्य हैं, जो जहां पर जिनकी पीड़ा है उसको दूर करने का प्रयास पूरा करेंगे। मैं आपको बहुत कम शब्दों में एक ही बात बताना चाहता हूँ, पिछली बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे। पिछली बार जो प्रत्याशी लगभग 2000 वोट लेके गए थे यहाँ से और ये वोट परसेंट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हरिद्वार में कावड़ मेला समाप्त हो गया है। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना एक बड़ी चुनौती है। कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे कावड़िए जिन्होंने शहर भर में हजारों टन कूड़ा छोड़ दिया है। यहां हर की पौड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। नगर निगम की ओर से कूड़े को उठाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार शाम से ही नगर निगम की टीमें शहर भर में पसरे हुए कूड़े को साफ करने में जुट गई है। नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई गई है। 48 घंटे के भीतर हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों से कूड़ा उठा लिया जाएगा। हमारा बृहद अभियान चलेगा कूड़े की सफाई में और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट घाट्स है नगर निगम की कोशिश यही है, हमने पूरी टीम बना दी है और आज रात में कल मॉर्निंग तक मोस्ट लाइकली पूरे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट घाट्स हैं, हमारे हर की पौड़ी क्षेत्र है और अन्य भी क्षेत्र हैं, सीसीआर के आसपास का जो भी एरिया है वो सारा साफ़ करने की हमारी कोशिश रहेगी। उसके अन्यत्र जो हमारे जहाँ पे हमारे मेन पार्किंग स्पॉट्स जैसे बैरागी था या पंदीप था, इन स्पॉट्स पे क्योंकि दुकानें कल हटेंगी, उसके बाद जो कूड़ा वो एक्सेसिबल नहीं होता, उसके बाद जो कूड़ा रहेगा वो कल हम लोग पूरा क्लीन कर देंगे। पूरी टीम्स लगा दी हैं, अलग अलग सुपरवाइजर्स बनाए हैं
और इसमें जो हमारा मैन पावर पहले से चला आ रहा है वही 1000 मैन पावर को ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो अगले 2 दिन में पूरी सफाई करेगी। हाईवेज और सर्विस रोड्स पे भी हमारी टीम रहेगी। हाईवे क्योंकि NH की सफाई करता है, बट जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस वो नगर निगम भी करेगा, और DM साहब के थ्रू नगर निगम हाईवे NH को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि NH भी अपने स्तर से सफाई करेगी और नगर निगम भी लगातार करते रहे। खबर जसपुर से है, जहां के ग्रामीणों ने सरकारी कार्यालय पर हंगामा किया। बता दें आपको, ग्रामीणों की मांग की राशन मेघावाला गांव से ही बांटा जाए, कहीं और राशन की दुकान पर भरपूर राशन है और दादागिरी और तानाशाही और महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, और इसी कारण से गांव वालों को परेशान करने के लिए दूसरे गांव में राशन दे रहा है। वहीं पूर्ति निरीक्षक मुकुल कुमार गजरौला ने बताया कि राशन डीलर सुधीर कुमार द्वारा स्वास्थ्य खराब को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसलिए उनकी दुकान को पड़ोसी गांव निजामगढ़ की दुकान से संबद्ध कराया गया था। उनका एक पब्लिक को परेशान करना, गरीब जनता को परेशान करना, उन्होंने एक सोच बना ली है। कई मुद्दे उन्होंने इस महीने में उठा दिए हैं। चुनाव का माहौल एक बिगाड़ना चाह रहे हैं वो, और आम जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आम जनता परेशान ना हो, गरीब जनता है, किराए भाड़ा लगा के निजामगढ़ जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मजदूर तबका है जिसमें 3 गाँव लगते हैं, निवार मुंडी, भगवंतपुर और मेघावाला। तीनों गाँवों का राशन यहीं बंटता है, और हमारी ये मांग है कि वहाँ का राशन वहीं गाँव में मेघावाले में बटे, कहीं बाहर ना भेजा जाए। प्रार्थना पत्र दिया गया था और उसमें उन्होंने स्वास्थ्य दिखाई थी कि असमर्थ हैं राशन बांटने में। तो 17 जुलाई को उनकी दुकान, जो नज़दीकी दुकान है सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता निजामगढ़ में, तो श्रीमती फूल जहाँ के वहाँ संबद्ध कर दी गई थी। आज यह प्रकरण सामने आया कि लोग आक्रोशित हैं कि निजामगढ़ से उन्हें राशन प्राप्त होने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो सभी लोग आज यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी बात कही और एक ज्ञापन मुझे दिया है। उसके बाद ये समस्या का समाधान करवा दिया गया है कि उत्तराखंड STF ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटोमेटिक पिस्टल और एक मैगजीन के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र का रहने वाला रजत सिंह है, जो पूर्व में भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। STF और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में पता चला कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए मध्य प्रदेश से हथियार मंगवा रहा था। STF के मुताबिक पंचायत चुनावों के दौरान हथियारों की संभावित सप्लाई को देखते हुए पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक इसी नेटवर्क से जुड़े 15 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। आरोपी रजत सिंह के पास से 32 बोर की 2 पिस्टल, 30 बोर की 3 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की गई हैं। STF की टीमें अभी भी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। STF द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक CMP मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था, और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पर मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं, और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा कल्याणपुर गांव में गुरुवार की रात BSF जवान सुमित कुमार के पिता कुंवरपाल की ओमी नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने कुंवरपाल के शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि गुरुवार की शाम से BSF के जवान सुमित कुमार के पिता कुंवरपाल गायब थे, जिसके बाद गुरुवार की रात उनका शव मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद पुत्र सुमित कुमार भी घर पहुंच गए हैं, जिन्होंने ओमी और उनके साथियों पर पिता की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। कुंवरपाल की हत्या के बाद सभी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 9:15
के टाइम था, शाम के रात। टाइम का। हाँ जी, उस टाइम उनकी हत्या की गई, हथियार से की गई। इधर भी लग रखा था साइड में, और वो काफ़ी अंदर तक जा रखा था जो घाव है, और ये गले पे भी निशान है, और ये पूरा कट रखा है पूरा बॉडी पे खेत में। ये मंदिर के पास काली माता का मंदिर है, उसके जस्ट 50 मीटर पीछे मिली है। उसमें झाड़ी में फेंक रखे थे उनको, उसके जो मुंह था उनका नीचे था, मिट्टी में दसा हुआ। बारलूगंज क्षेत्र के निवासियों ने पिछले 12-13 सालों से खस्ताहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत को लेकर आवाज उठाई है। स्थानीय निवासियों की उम्मीद है कि नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग इसका संज्ञान लेगा और यहां के क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाएगा। इस मार्ग पर बरसात के समय जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, वहीं नालियां चौक होने से सारा पानी लोगों के घरों और दुकानों में पहुंच जाता है, जिससे क्षेत्र वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के निवासियों द्वारा एपीएन चैनल के माध्यम से मांग की गई है कि शीघ्र इस मार्ग की मरम्मत और यहां की जाम हुई नालियों को खोला जाए। कितनी सरकारें आती हैं, कितनी जाती हैं, इससे पहले भी जो रहे हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। अब जो है अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जो नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमारी नहीं है, और पीडब्ल्यू वाले कहते हैं हमारी नहीं है, दोनों में ही पता नहीं क्या हिसाब किताब है। तो रोड कोई सही करने को कोई सही नहीं। और यहाँ पे रोड की आप हालत देख ही सकते हैं, कैसे बरसात के टाइम में यहाँ पे पानी भर जाता है और पूरी सारी नालों का पानी आके यहीं इकट्ठा होता है। काफ़ी पानी भर जाता है आपका 6 से 7 इंच, जिससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ होती है। पहले भी हमने आपके माध्यम से खबर जाहिर की थी, तब थोड़े नालियाँ खुली थी, उसके बाद दोबारा आपकी नालियाँ फिर अब वही स्थिति है, ना किसी ने कुछ इसके बाद यहाँ का कुछ देखा। सड़कों का तो ये है कि 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, ये जैसे कि तैसी हैं। और अब तो इतने बुरे हाल हो चुके हैं इस रोड के कि सारे नाले खाले सारे हमारे क्षेत्र के सारे बंद हैं। सारा पानी इस बाज़ार में आकर सीधा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सारा वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और अभी भी आप देखेंगे तो पूरा मलबा वहाँ भरा पड़ा, कोई मलबा उठाने वाला भी नहीं है कोई यहाँ। और नालियाँ इतनी चौक हैं यहाँ पर कि नालियाँ भी खोलने वाला यहाँ इस मसूरी में कोई है ही नहीं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा में बनने वाले तांबे के बर्तनों को करीब 100 साल से यहाँ पर बनाया जा रहा है। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला एवं दुगलखोला स्थित ताम्र नगरी में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलती है। मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है। स्थानीय कारीगर बताते हैं कि किसी समय पर यहाँ दर्जनों लोग तांबे के बर्तन बनाने के काम से जुड़े हुए थे। अब हाल ऐसा है कि गिने चुने लोग ही यहाँ काम कर रहे हैं। अब करीब 15 लोग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तांबे के कारीगरों का कहना है कि सरकार द्वारा मदद नहीं की जाती है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। सरकार द्वारा अगर उनकी मदद की जाए तो युवा इससे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हाथ से बनने वाले बर्तनों की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर तांबे से परात, गागर, कलश, फौले, गिलास, प्लेट आदि बर्तन बनाए जाते हैं। बनावट और वजन के हिसाब से प्रोडक्ट के दाम भी तय होते हैं। टमटा मोहल्ला में बनने वाले बर्तन अल्मोड़ा समेत आसपास के बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आधुनिकीकरण इसकी चकाचौंध में अल्मोड़ा का यह हस्तशिल्प फीका पड़ता जा रहा है। इस हस्तशिल्प के कार्य और कारीगरों को दरकार है कि सरकार की मदद की, जिससे यहाँ एक और इस परंपरागत कला को संरक्षण मिले, वहीं दूसरी ओर इनके तांबे के बर्तनों को बड़ा बाजार भी मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।